हमारे शेड के बाहर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और हमारे शेड के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस, विदाउट एसी, विदाउट कूलर, विदाउट एनी हाईटेक चीजें। कैसे? 90% लोग ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन समर में बंद कर देते हैं। क्या सच में समर में ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन पॉसिबल है या लोग टेम्परेचर कंट्रोल करना नहीं जानते हैं? इस समर में मैंने कुछ ट्रायल्स किए, टेस्ट किए एंड रिजल्ट्स आपको शॉक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में ट्रुथ, क्या समर में ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन जारी रखना है या बंद कर देना है। हमारे भारत में 3 सीजन्स है। अभी समर चल रहा है, समर के बाद लगता है मानसून, उसके बाद विंटर। समर के कारण जैसे ही आपके शेड के बाहर का टेम्परेचर 30, 35, 40, 45, 48 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, आपके शेड के अंदर का भी टेम्परेचर अपने आप ही बढ़ेगा। बढ़ते टेम्परेचर के साथ समर में 3 मेजर प्रॉब्लम आप फेस करोगे। आपके शेड के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा, आपके शेड के अंदर ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल नहीं होगी। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अगर कंट्रोल नहीं हुई तो कंटेमिनेशन के चांसेस आपके शेड में अपने आप ही बढ़ेंगे। तो अगर आप नए फार्मर्स हो, आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है एंड आपका मार्केट एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, ऐसे लोगों के लिए ओके है कि अगर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं हो रही है, कंटेमिनेशन बढ़ रहा है एंड फार्म अगर बंद हो जाता है, प्रॉब्लम को वो हैंडल नहीं कर पाते, तो ठीक है, क्योंकि मार्केट एस्टेब्लिश नहीं है, थोड़ा बहुत लॉस है। लेकिन जिनका मार्केट एस्टेब्लिश्ड हो चुका है, जिनके डेली के ऑर्डर्स है, जिनका डेली का 10, 15, 20 किलो का प्रोडक्शन है एंड लगभग उतना ही सेल है जैसे हमारा खुद का है, तो अगर इस केस में अगर हमारे फार्म के अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड कंटेमिनेशन को अगर हमने रोक नहीं पाए, तो हम जैसे लोगों का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मैंने सोचा कि हर कोई अगर समर में कल्टीवेशन बंद कर रहा है, तो क्या सच में कोई तरीका है जिससे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड कंटेमिनेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है कि इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स एंड ट्रायल्स किए। हमारे सेम सेटअप के साथ हमने कुछ थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ, विदाउट एसी, विदाउट कूलर, विदाउट एनी हाईटेक चीजें, हमने हमारे शेड के अंदर का टेम्परेचर 25 टू 28 डिग्री सेल्सियस कंट्रोल किया एंड शेड के बाहर टेम्परेचर था 45 डिग्री सेल्सियस। समर में सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करना, आपको पूरा का पूरा एनवायरनमेंट कंट्रोल करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट में 3 मुख्य चीजें आएंगी, एक तो टेम्परेचर, दूसरी ह्यूमिडिटी, तीसरी FAE यानी कि फ्रेश एयर एक्सचेंज। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहली चीज आपको कंट्रोल करना पड़ेगा टेम्परेचर, जो सबसे मुश्किल एंड सबसे चैलेंजिंग हो जाएगा। हमारे शेड के बाहर अभी अप्रैल में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है। आपके एरिया में, आपके शेड के बाहर कितना टेम्परेचर जा रहा है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बढ़ते टेम्परेचर को हमने फरवरी से ही ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया था। फरवरी में विंटर खत्म होते आ रहा था एंड शेड के बाहर का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से बाहर जा रहा था। वो अफेक्ट कर रहा था शेड के अंदर के टेम्परेचर को। हमने ऑलरेडी ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर को स्लाइटली कंट्रोल करने के लिए वन वे फॉगर सिस्टम हमारे शेड में ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा था। वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जैसे ही फरवरी में टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया, सबसे पहली चीज हमने करी कि हमने हमारे शेड को ग्रीन नेट से पैक कर दिया। 2 फीट का डिस्टेंस रखा एंड ग्रीन नेट से पूरी तरीके से शेड को पैक कर दिया। कुछ हफ्ते बाद टेम्परेचर और बढ़ने लगा, तो दूसरी चीज हमने करी कि हमने हमारे शेड की जो प्रोफाइल शीट है, जो रूफ है वो प्रोफाइल शीट का है, उसके ऊपर हमने घास डाल दिया। लगभग मार्च तक वो सही चला। मार्च में और टेम्परेचर बढ़ने लगा एंड जब मार्च में टेम्परेचर बढ़ने लगा तो हमने क्या, हमारे शेड के जो 3 फीट की वॉल है उसके ऊपर हमने गनी बैग्स की एक चद्दर की लेयर डाल दी। तो चारों ओर हमने गनी बैग्स की चद्दर की लेयर डाल दी। तो उससे कुछ दिन टेम्परेचर कंट्रोल हुआ एंड और टेम्परेचर बढ़ने के बाद हमने फाइनल चीज अप्लाई करी कि जो गनी बैग है एंड ग्रेनेट है उसमें लगभग 2 फीट का डिस्टेंस है। तो चारों ओर हमने बाहर 4-वे फॉगर इंस्टॉल कर दिया एंड सेम इसी सिस्टम से हमारे शेड के अंदर का टेम्परेचर रहता है लगभग 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे एंड शेड के बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। यहां पर एक चीज समझना जरूरी है दोस्तों कि अगर सेम सिस्टम आपके यहां पर भी अप्लाई करते हो तो क्या आपको लगता है कि टेम्परेचर कंट्रोल होगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बट एक चीज यहां पर नोट कर लो कि वाटर बेस्ड कूलिंग सिस्टम प्लस वेंटिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपका शेड डिफरेंट है, हमारा जिस तरीके का शेड आप देख रहे हो उससे अलग है, चारों दीवारें हैं, वहां वाटर स्प्रे से ही काम नहीं चलेगा, वहां अलग चीजें इस्तेमाल करेगी। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके शेड के अनुसार
समर में भी आपका कल्टीवेशन बंद नहीं होना चाहिए एंड टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए, तो आप हमारी समर स्पेशल ऑयस्टर एंड मिल्की मशरूम कल्टीवेशन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। आने वाले मंडे को हमारी नेक्स्ट बैच शुरू होने वाली है। बहुत ही लिमिटेड सीड्स के साथ हम काम करते हैं ताकि हर एक का शेड एंड हर एक का प्रॉब्लम मैं समझ सकूं और उसको पर्सनलाइज गाइडेंस मैं दे सकूं। सिर्फ 5 सीटें हर बैच में। बैच को ज्वाइन करने के लिए 7021370477 इस नंबर पर कॉल किया, व्हाट्सएप जरूर करें। वापस टॉपिक पे आते हैं। अभी का हमारे शेड के बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है एंड हम कंट्रोल कर पा रहे हैं 28 के नीचे। इनकेस मेरे शेड के बाहर का टेम्परेचर 48 एंड 50 भी चला जाता है तो विदाउट कोई हाईटेक चीजें एसी कूलर से भी शेड के अंदर मैं 28 कंट्रोल कर पा सकता हूं, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें मैं मेरे यहां पर कर सकता हूं एंड जिसके वजह से मैं टेम्परेचर को इजीली कंट्रोल कर पा सकता हूं। वापस टॉपिक पे आते हैं। तो सेम सिस्टम के साथ टेम्परेचर कंट्रोल हमारे शेड में हो रहा है। अगर हमारे शेड के बाहर टेम्परेचर 45 से लेकर 48 एंड 50 तक भी चला जाता है, मैं मेरे शेड के अंदर 28 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता हूं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए करी जा सकती है। ये हमारा सालों का एक्सपीरियंस है जिसके वजह से हम इतना टेम्परेचर कंट्रोल कर पा रहे हैं। दूसरी चीज थी ह्यूमिडिटी, जो हमें कंट्रोल करनी होती है हमारे शेड के अंदर। जैसे मैंने बताया कि हमारे शेड के अंदर एक वन वे फॉगर सिस्टम अप्लाइड है जो ऑलरेडी टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, तो उसको टाइमर बेस्ड वो अपने आप ही चलते रहता है एंड ह्यूमिडिटी को इनसाइड वो कंट्रोल करते रहता है। कभी कभी एक आध दिन ऐसा भी आता है क्लाइमेट में चेंज हो जाता है, बाहर का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, तो हमें हाथों से इनसाइड वाटर स्प्रे करना पड़ता है जिससे हमें ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सके। एनवायरनमेंट कंट्रोल में तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है FAE यानी कि फ्रेश एयर एक्सचेंज। उसके टाइमिंग्स आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे एक्चुअली ये हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से अप्लाई होते हैं, हर सीजन के लिए अलग अलग अप्लाई होते हैं। शायद आप विंटर एंड बारिश के मौसम में कभी भी FAE फ्रेश एयर एक्सचेंज करो, लेकिन समर में आपको अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग फ्रेश एयर एक्सचेंज करना होता है, क्योंकि शेड के बाहर का टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड शेड के अंदर का टेम्परेचर ह्यूमिडिटी अगर सेम है तो उसी हिसाब से आपको है ना फ्रेश एयर एक्सचेंज के टाइमिंग्स चेंज करना पड़ सकता है। अगर ये आपने दोपहर को किया तो दोपहर बाहर बहुत गर्म है एंड अंदर का टेम्परेचर अफेक्ट हो जाएगा, ह्यूमिडिटी भी अफेक्ट हो जाएगी, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड ये डिपेंड करता है कि आपका शेड का स्ट्रक्चर कैसा है। हमारे शेड में FAE का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने शेड उसी तरीके से ही बनाया कि फ्रेश एयर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ्रेश एयर की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम हमारे ट्रेनिंग सेशन में बहुत डिटेल में सीखते हैं। उसी वजह से हमने जिस तरीके के साथ शेड बनाया है वहां पर फ्रेश एयर का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये 3 चीजें अच्छे से कंट्रोल कर ली, फ्रेश एयर, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, तो आपका अच्छे से क्रॉप आने से आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपने ये 3 चीजें अच्छे से कंट्रोल नहीं कर ली तो मानसून या फिर विंटर भी हो तो भी आपका क्रॉप खराब हो सकता है। यहां पर एक सबसे बड़ी लर्निंग है टेम्परेचर के केस में। अगर आपके शेड के अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, आप कोशिशें कर रहे हो लेकिन टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा है, लेकिन वो कितने समय के लिए टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके शेड के अंदर का टेम्परेचर 28 से ऊपर जाके 29-30 हो रहा है 1-2 घंटे के लिए, तो ऑयस्टर मशरूम उतना सहन कर लेगा। लेकिन अगर 2-3-4 घंटे के लिए अगर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा है एंड शेड के अंदर का टेम्परेचर अगर 30, 31, 32, 35 हो रहा है तो उसका बहुत बड़ा असर आपके कल्टीवेशन पे पड़ सकता है। लेकिन 1-2 डिग्री सेल्सियस का फर्क 1-2 घंटे के लिए आपका ऑयस्टर मशरूम इजीली सहन कर पाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल, क्या समर में ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन जारी रखना चाहिए? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दो कि क्या आपको अब तक आपने वीडियो देखा, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या आपको समर में कल्टीवेशन कंटिन्यू करना चाहिए? अगर आप नए हो, बिगिनर हो, तो आपको समर में थोड़ा सा नंबर ऑफ बैग्स को लिमिट कर लो, ट्रायल्स ले लो, चीजों को समझ लो एंड अगर आप क्लाइमेटिक कंडीशन कंट्रोल कर पा रहे हो तो उसी हिसाब से समर में कंटिन्यू करो। दूसरी चीज, अगर आप एग्जिस्टिंग फार्मर हो एंड टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो आप चीजों को समझ लो, टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करो। जो आपकी एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ बैग्स की बैच है उस बैच को लिमिट करो एंड उसी को प्रोटेक्ट करके कल्टीवेशन कंटिन्यू करने की कोशिश करो विद कंट्रोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। सबसे बड़ा फोकस आपका रहेगा क्लाइमेटिक कंडीशन को कंट्रोल करने में। आप टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को कंट्रोल अगर कर पा रहे हो तो आप आपके बैचेस कंटिन्यू कर सकते हो या फिर उनको लिमिट कर सकते हो, क्योंकि लॉस से किसी भी हालत में हमें बचना पड़ेगा। यहां पर और एक स्मार्ट मूव है, अगर आप एग्जिस्टिंग ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेटर हो, फार्मर हो, तो
अगर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा है एंड आपके लॉसेस हो रहे हैं तो स्विफ्टली आप शिफ्ट हो जाओ मिल्की मशरूम कल्टीवेशन पे। थोड़े से चेंजेस है, मिल्की मशरूम में केसिंग करनी पड़ती है इंक्यूबेशन के बाद एंड आप समर कल्टीवेशन 30 to 35 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल कर पा रहे हो तो मिल्की या फिर पैडी मशरूम का कल्टीवेशन करके आपकी मशरूम कल्टीवेशन जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। रियलिटी क्या है, समर में ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन पॉसिबल है लेकिन इजी नहीं है। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की तो आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। आपको समर में कल्टीवेशन करना ही है तो मेरे पास आपके लिए दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि आप हमारे ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पूरे 6-7 साल का एक्सपीरियंस है समर में कल्टीवेशन करने के लिए किस तरीके से टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड क्लाइमेटिक कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हो, नो मैटर आपका किस भी तरीके का शेड हो, किस भी तरीके की चीज हो। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा आपको, बट आपका कल्टीवेशन जरूर आएगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। लेकिन चीजों को समझना, चीजों को इंप्लीमेंट करना, इंटेंसिव लर्निंग होती है हमारे ट्रेनिंग सेशंस में। आपको 15 से 20 घंटा सीखना, उसके बाद भी सवाल डाउट्स पूछना, उसके बाद भी सेशंस को समझना, वीडियोस देखना, नोट्स रेफर करना, इतनी सारी चीजें करनी पड़ सकती है। लेकिन एक बार अगर आपने समर में कल्टीवेशन कर लिया ना तो विंटर एंड बारिश के मौसम में कल्टीवेशन आपके दाएं हाथ का खेल हो जाएगा। बहुत इजीली आप बाकी के मौसम में कल्टीवेशन कर पाओगे। दूसरी चीज है जो फॉगर सिस्टम होता है, बेसिक वन वे फॉगर सिस्टम, जिसकी मदद से हम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपको उस पर आपको हम 100 रुपीज की ऑफ दे रहे हैं। सिंपली आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपके एरिया में अभी कितना टेम्परेचर एवरेज है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है एंड उसका स्क्रीनशॉट हमारे 7021370477 इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करना है। आपको फ्लैट 100 रुपीज का ऑफ मिलता है उस फॉगर सिस्टम पे। हमारे पास 10 फॉगर सिस्टम से लेके 100 फॉगर्स तक के फॉगर सिस्टम्स अवेलेबल है, उसमें से आपको कौन सी चाहिए एंड उस पर आपको फ्लैट 100 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा फॉगर सिस्टम पे। एंड ट्रेनिंग की जानकारी के लिए आप हमारे 7021370477 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप जरूर कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसे लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। इस तरीके के वैल्यूएबल वीडियोस हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए एंड मिलते हैं हमारे ट्रेनिंग सेशन में और अगले वीडियो।